Assalamu alaikum boys. How are you? Hope you are in good health. Um, Today we will start our lecture with accounting basics. Why we are doing it? Because beta we have completed our syllabus almost. Only one chapter is left, so we'll do revision now. Okay. So for today, our topic is first chapter from our past papers, and that relates to accounting basics. Okay. So accounting basics में हमारे पास there are many topics बिल्कुल बच्चों वाले which we have studied in O1 almost. Yes, O1. Okay, O1 में हमने बहुत से टॉपिक पढ़े थे. Those topics are included in this. Okay, accounting basics में हमारे पास क्या होता है बेटा? There are first of all accounting principles. Accounting principles को आगे कैटेगराइज किया हुआ है accounting concept में और accounting convention में. I will explain these. Okay, तो हमारे पास क्या होता है? First of all, sorry, accounting concept, money measurement concept. I will explain these in one line. Money measurement concept states that every transaction that we record should be in terms of money. जो मनी के फॉर्म में होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, जो मनी के फॉर्म में नहीं होगा वी कैन नॉट रिकॉर्ड इट. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर. ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है. द एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर इज़ हिज एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इज़ इट्स एक्सपेंसेस. यू कैन नॉट मैच दीज टू, mix these two. Sorry, going concern that whenever a business is started, it is started with the assumption that it will continue to grow or work for a infinite period of time or for a long period of time. हम ये assume नहीं करते कि it will end in nearest future. ऐसा नहीं होता. तभी तो हम देखें हम साल के एंड पर बनाते हैं, हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं. वाई वी डू बैलेंस कैरी डाउन? वी डू बैलेंस कैरी डाउन जस्ट विद द पर्पस दैट इट विल बी ब्रॉट डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर. तो इसका मतलब ये होता है ना कि हम अज्यूम करते हैं दैट इट विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर द नेक्स्ट ईयर. Cost concept, this concept states that every transaction should be recorded on the cost. Means if you are buying an asset, it should be recorded in the books of accounts on the value on which it is being bought. जिस वैल्यू पर आप बाय करें आप वो लिखोगे, आप उसकी मार्केट वैल्यू नहीं लिखोगे. ठीक है. सपोज बिजनेस इज बाइंग अ व्हीकल, अ कार, अ बस और समथिंग एंड इट इज़ फॉर 50 lakhs. ओके, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो सपोज वक्त 52 lakhs है. आपको बार्गिन करके 50 lakhs का मिल गया है. सो आप किस पे लिखोगे? आप उसको 52 पे लिखोगे या 50 पे लिखोगे? यू विल राइट इट ऑन 50 lakhs. सॉरी. ओके, dual aspect concept, the most famous concept and the most repeated concept. Dual aspect concept, what does it states? It states that dual aspect concept states that every accounting transaction has minimum two effects. आपको अकाउंटिंग साइकिल याद होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्लोजिंग एंट्रीज एंड ऑल दोस. तो बेटा उसका बेसिक क्या है? जर्नल. तो जर्नल किस पर डिपेंड कर रहा होता है या अकाउंटिंग क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रही होती है? बोथ आर डिपेंडिंग ऑन दिस डुअल एस्पेक्ट. डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मीन्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट. ओके, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. Accounting period concept means the whole life of business is divided into relatively shorter period of time or shorter duration of time. क्या आपने बिजनेस की पूरी लाइफ है? बिजनेस हमने अभी ऊपर पढ़े गोइंग कंसर्न कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या होता है? हम जो उसको कंसेप्ट एज्यूम कर रहे थे ना बहुत अरसे तक चलेगा, हम उस बहुत अरसे को छोटे छोटे ड्यूरेशंस में डिवाइड कर देते हैं. ओके, जैसे कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, बैलेंस शीट बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वी मेक इट एट द एंड ऑफ ईयर, जर्नल वी मेक आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, देन वी मेक लेजर वी मेक ऑन वीकली बेसिस और मंथली बेसिस, ट्रायल बैलेंस सिमिलरली वी मेक इट ऑन मंथली बेसिस और वीकली बेसिस. तो ऐसे हम बिजनेस की पूरी लाइफ को वीक्स में, मंथ्स में या ईयर्स में डिवाइड कर लेते हैं. इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट. एंड वाई वी डू दिस टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. Okay, next is matching concept. It is very interesting concept and you forget it almost all the time. Matching concept states that for every expense it should be offset against the relevant income. Relevant income में से relevant expense को minus करना होता है. It is called matching concept. Realization concept states that you will realize the transaction or you will realize that it is complete when you receive the amount. Okay, realization concept states that it is realized when the transaction is completed or at least
यू गेट अ पोजेशन ऑफ समथिंग. एक्सप्लेन करती हूँ, हर बार मैं ये एग्जांपल ऑलमोस्ट देती हूँ. डेट सपोज यू आर लिविंग हियर इन झंग एंड यू आर गिविंग एन ऑर्डर टू समवन इन कराची, ओके, ऑफ 100 चेयर्स, और वाइस वर्सा के वो इंसान है वो आपको 100 चेयर्स का ऑर्डर देता है. ओके, दैट पर्सन हैज़ गिवन यू एन ऑर्डर ऑफ 100 चेयर्स ऑन टुडे इज़ 18th आई थिंक. ओके, 18th June. That person is placing an order in 18th June. आप वो ऑर्डर कंप्लीट करते हो 25th जून को, आप उसको डिस्पैच करते हो ऑन 27th जून, वो उसको डिलीवर होता है 30th जून को, ओके, और वो आप पेमेंट करता है 5th जुलाई को. तो अब आप रिकॉर्ड किस डेट को करोगे? 18 जून को आपका ऑर्डर रिसीव हुआ, 18 जून को करोगे, 25th तक आपने ऑर्डर कंप्लीट किया तब करोगे, 27th को डिस्पैच हुआ तब करोगे, और ऑन 30th जून व्हेन ही रिसीव्स इट तब करोगे, और ऑन 5th जुलाई व्हेन ही पेज यू व्हेन. ओके, व्हेन विल यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन? थिंक फॉर अ मोमेंट. 18, 25, 25th, 27th, 30th एंड 5th जुलाई. जी बेटा, सो यू विल रिकॉर्ड इट when that person gets the delivery. उसको डिलीवरी किस डेट को हुई? 30th को. तो जिस डेट को उसको डिलीवरी हुई उसने साइन कर दी इनवॉइस पे डैट ही इज़ रिसीविंग दैट ऑर्डर एंड ही इज़ एक्सेप्टिंग दैट ऑर्डर दैट देयर इज़ नो डिफेक्ट इन दैट. तो उस वक्त आप रिकॉर्ड करोगे कि सेल्स हैव बीन मेड टू दैट पर्सन इन कराची, मिस्टर ए टू सेल्स. उस दिन आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है. और मिस्टर ए का नाम क्यों आ रहा है? बिकॉज यू आर डूइंग इट ऑन क्रेडिट बेसिस एंड द अमाउंट यू रिसीव विल बी द डेट ऑन विच यू रिसीव दिस अमाउंट विल बी 5th जुलाई. तो 5th जुलाई को आप करोगे कैश फ्रॉम मिस्टर ए, कैश टू मिस्टर ए. तो ये रियलाइजेशन कंसेप्ट होता है कि आपने कब उसको रियलाइज़ करना है. आप 18th को ही नहीं रिकॉर्ड कर सकते डैट यू हैव बीन कॉल्ड बाय समवन फॉर दिस ऑर्डर. ओके, ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्रूअल कंसेप्ट. ऑब्जेक्टिविटी यही होता है कि आपके पास जी कि यू कैन हैव सम प्रूफ, एविडेंस. हर ट्रांजेक्शन का एविडेंस तो होता है ना, ऐसे तो नहीं ना होता कि बस गए है सर ख़रीदा ना, उससे कोई रिसीप्ट होती है, कुछ भी नहीं. ओके, नेक्स्ट इज एक्रूअल कंसेप्ट. एक्रूअल रिलेट्स टू मैचिंग कंसेप्ट. ऑलमोस्ट जहाँ पे मैचिंग आता है वहाँ पर एक्रूअल आता है. Okay, next is disclosure. Disclosure means that all the accounting books of accounts should be completely disclosed to its shareholders or its members. Partnership होगा तो partners को disclose करना है. Joint stock company होगी तो अपने members को shareholders को disclose करना है. So it is disclosure. Next is consistency. Consistency concept बहुत दफ़ा बताया हुआ है. Consistency concept states that consistency concept states that every method or procedure or policy you adopt should be consistent. Okay, कि ऐसा नहीं होगा कि आपने इस साल कोई पॉलिसी चूज़ करी और नेक्स्ट ईयर आप कोई पॉलिसी यूज़ करोगे. सपोज यू आर चूजिंग मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन दिस ईयर फॉर फर्नीचर इज स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ऐसे नहीं करोगे कि नेक्स्ट ईयर यू कैन कन्वर्ट इट टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. इट विल गिव अ लूप होल इनटू योर अकाउंट्स आपके ख़राब हो जाएंगे. नेक्स्ट यू कांट मेक कंपैरिजन कि लास्ट ईयर ये थी, इस साल ऐसी थी, वाई. सो whenever you choose a policy or adopt a procedure, you should stick to it for a long period of time. I'm not saying that you cannot change it ever. ये नहीं कह रही कि कभी change नहीं करेंगे उसको. You can change it, but after a long period of time, like 7 years, 10 years, 12 years. Or the other reason is that you are adopting a policy. Depreciation method के अलावा बात कर रही हूँ कि you have adopted a policy and that policy or that procedure failed miserably, so now you have to change it. So yes, ये नहीं कि अकाउंटिंग बहुत रिजिड है, एक दफ़ा काम कर ले यू कैन नॉट चेंज इट. येस, यू कैन चेंज इट, बट देयर शुड बी प्रॉपर रीज़न फॉर इट. इफ़ यू डोंट हैव एनी रीज़न देन यू शुडंट चेंज इट. ओके, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कंसेप्ट जिसको आप कहते हैं, उसको दूसरा नाम कंजर्वेटिज्म है. व्हाट इज़ प्रूडेंस कंसेप्ट? इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंसेप्ट्स. वाई? दिस वन लाइन दैट अकाउंटेंट शुड एंटिसिपेट all the possible losses. ओके, नॉट ओनली द प्रॉफिट्स. कि सिर्फ ये नहीं कि उसने प्रॉफिट को एस्टिमेट करना है, प्रॉफिट को वो एस्टिमेट करे ना करे, उससे पहले उसको लॉस का पक्का पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर लॉस हो सकता है. वो उसको पहले एंटिसिपेट उसने किया हो, फिर उसको. अब क्यों एंटिसिपेट करते हैं? अब देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर बेस करती हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? इट इज़ द पर्पज़ कि हमें पता है 5%, जो 5% हम लिखते हैं वो हमारा 5% क्या होता है. डेट 5% मीन्स डेट there are 5% chances, या there are 5% chances that our total trade that 5% of our total trade receivables will not
पे, वो 5% ये शो कर रहा होता है ना कि अगर आपने टोटल अपने सारे रिसीवेबल से यू हैव टू गेट 1 लाख, तो परहैप्स यू कैन नॉट कलेक्ट 5%, लाइक आपको उसमें से 1 लाख में से उससे 5,000 ना मिले, तो अब वो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, हम पहले ही 5,000 निकाल कर साइड पर रख लेते हैं, सो डैट वी डोंट हैव टू get tense or become insufficient at the 11th hour. Okay, so it is prudence concept. Materiality concept और prudence concept हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है कि yes, in your life as well you should anticipate your losses in advance as well, so that you can be mentally and physically prepared for that. Materiality concept states that the assets with very small value should not be considered as assets, कि वो चीज़ें जो बहुत कम वैल्यू की हैं, you should not bother to record these things as assets. That the time and energy of accountant is also important, so you should not indulge him in these tiny ट्रांजेक्शन्स. ओके, जैसे कि हमने ऐसे की डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसे की डेफिनेशन क्या होती है, फिक्स्ड एसेट की विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश, सो ऑन. ठीक है, अब देखें अगर हम इसका एक हाफ एस्पेक्ट लें कि इट हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, तो हमारे घर में जितने भी क्लॉक्स होते हैं उन सब की 5 years से ज़्यादा चल जाते हैं, नॉर्मली 10 years उससे ज़्यादा चल सकते हैं, बट वी कांट ट्रीट सच थिंग्स एज ओवर एसेट्स. ओके, आप जो अकाउंटेंट है वो फैंस को, क्लॉक्स को, डस्टबिन्स को, इन सब चीज़ों को वो ऐसे ट्रीट नहीं करेगा. वाई बिकॉज इफ़ ही ट्रीट्स दीज थिंग्स एज एसेट्स ही हैज़ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन इट. अब हर चीज़ पे कोई डेप्रिसिएशन लेना बैठेगा, देन देयर विल बी अ लॉन्ग रिकॉर्ड एंड ऑन द अदर साइड इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ होल बिजनेस ऑफ हिज होल स्टाफ एंड देयर एनर्जीज. तो ऐसे बिजनेस क्या करता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट दैट द थिंग्स विद लोअर मटेरियल वैल्यू शुड बी डन विथ एट वंस. सिर्फ उन्हें एक बार ट्रीट कर लें, आपने एक दफ़ा उसको एक्सपेंसिव में डाल दिया, काम ख़त्म कर दिया. ठीक है, स्टेशनरी आपने दफ़ा उसको स्टेशनरी में डाला, काम ख़त्म किया. ये चीज़ें ने आपने दफ़ा एक्सपेंस में डाला, काम ख़त्म किया. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. अब ये एंड नहीं हुआ एनी हाउ. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. दीस आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इन योर फर्स्ट चैप्टर मैनी क्वेश्चंस रिलेट टू दिस. आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन आएंगे, बट इन फर्स्ट चैप्टर पर्टिकुलरली देयर आर मैनी क्वेश्चंस विच रिलेट टू accounting principles. Okay, just like this question of May 2015, change the depreciation method for current non-current assets. Sorry, G. तो अब यहाँ पर अभी मैंने एग्जांपल दी थी कंसिस्टेंसी में, that if he had chosen one method as depreciation, calculation for depreciation, he shouldn't change it in near future. So if he is changing it, then which concept is not following? Consistency concept. Remove the provision for doubtful debts for the financial statement. जी, ज़रा आप सोचें, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को निकाल देता है तो वो कौन सा कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा. थिंक, एग्जाम्पल भी दिया मैंने. प्रूडेंस कंसेप्ट, वैल्यू ऑफ इन द इन्वेंट्री एट मार्केट प्राइस. जी, ये भी प्रूडेंस कंसेप्ट में आता है. प्रूडेंस कंसेप्ट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ market value and cost, or market value or realization value. Realization value is a big concept which I have given you already in your inventory valuation anyhow. Okay, place a value on the skill of the workforce in the financial statement. ठीक है, अपनी वर्कफोर्स के स्किल्स को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. कौन से कंसेप्ट की वैल्यूएशन हो रही है? थिंक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच स्टेट्स दैट only those transactions can be recorded which are in form of money. So you cannot measure exactly the skill of the other person, कि कौन सा अच्छा टीचर है, कौन सा अच्छा टीचर है, कौन सा कम अच्छा टीचर है. You cannot measure it in terms of money. आप हाँ उसको क्वालिटेटिव वे में मेजर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, मार्वलस है, व्हाट्सोएवर, लेकिन आप उसको मनी के फॉर्म में एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते. ओके, एक्सक्लूड एक्सपेंसेस ओइंग फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट. जी, मैचिंग कंसेप्ट है. ओके, नेक्स्ट कम्स दिस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. आई हैव स्पेंट माई लाइफ ऑलमोस्ट
टू मेक माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज आर एनी हाउ। तो बेटा ये हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है, एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, एसेट डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे, लाइबिलिटी एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट होता है, इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, लिखवाया भी हुआ है, आप सभी कॉपीज़ पर लिखा भी हुआ है एनी हाउ। ओके, why I'm telling you this, because in many question they are asking question related to this and related to accounting equation। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड भी आपसे पूछेंगे, इसलिए इसकी रिवीजन करवाई है आपको। ओके नेक्स्ट, दिस वन रिलेट्स टू ट्रायल बैलेंस एज वेल। कि ट्रायल बैलेंस में दो मेथड होते हैं बनाने के, वन इज़ फ्रॉम द बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब बनाते दोनों में बैलेंस कैरिड डाउन से हैं, बट वन थिंग विच इज़ टोल्ड टू स्टूडेंट्स विच इज़ 100% correct is that you have to see balance carried down on which side it is and then you will write it. The other thing which is 95% correct is this thing that normally assets are written on डेबिट साइड। ट्रायल बैलेंस में एसेट होगा वो डेबिट पर लिखेंगे, लाइबिलिटी होगी वो क्रेडिट पर लिखेंगे, इनकम होगी वो क्रेडिट पर लिखेंगे, एक्सपेंस होगा वो डेबिट पर लिखेंगे, कैपिटल होगा वो क्रेडिट पर लिखेंगे। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू टू मेक अ ट्रायल बैलेंस। जी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अ सिंपल सेंटेंस एक्सप्लेन्स इट। Accounting starts where bookkeeping ends. Bookkeeping means just recording and accounting means the definition of accounting, please किसी को याद है अब तक accounting की definition? The definition of accounting states that इसमें 4 effect functions थे, recording, summarizing, classifying and interpreting। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है बुक कीपिंग विच इज़ रिकॉर्डिंग, और अकाउंटिंग में बाकी सारे इफेक्ट्स भी हैं। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। ओके, ट्रायल बैलेंस बनाना है तो ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, डेबिट होगा, रेवेन्यू सेल्स को कहते हैं, सेल्स क्रेडिट होती हैं, परचेजेस डेबिट होती हैं, इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगी, नॉन करंट एसेट है, डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। तो ऐसे करके इनको प्लस माइनस कर लेंगे, सॉरी प्लस करेंगे ओनली। ओके, एंड द आंसर ऑफ योर बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। if this is not equal, वैसे होगा equal, if suppose in any question it is not equal, so the amount is usually written in the account which they have asked you to make। sometimes वो आपको capital पूछते हैं, तो जो हमारे अगर पूछते हैं सिर्फ तब we will write the difference in capital, otherwise we will make a suspense account and write the difference in that। okay, last question for today। जी अब यहाँ पर आपको मैंने कहा था जब भी बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे दे आर आस्किंग यू टू tell the effects on asset liabilities and capital, you have to keep in mind the accounting equation। accounting equation क्या थी? assets are equal to liabilities plus capital। okay, goods costing 800 sold on credit for 1130। effect क्या होंगे? 800 की goods सेल कर रही हैं, गुड्स वाला गुड्स किस में आती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? एसेट्स के अंदर आ रही होती हैं। तो आपके एसेट 800 से डिक्रीज़ होंगे। सोल्ड ऑन क्रेडिट, आप किसी को भी क्रेडिट पे सेल करते हैं, डेट पर्सन इज़ रिसीवेबल, रिसीवेबल को आर आल्सो एसेट, तो आपके जो एसेट हैं वो 1130 से ऐड होंगे और 800 से कम होंगे। तो 1130 माइनस 800 करके आप यहाँ पर एसेट्स में लिख लेंगे, और लाइबिलिटीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब बेटा देखें आपके पास 1130 में से 800 माइनस करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट 230। तो अब एसेट पर 230 का इफेक्ट हो गया, एसेट आपके 230 से इंक्रीज़ हो गए। दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? माशाल्लाह यू आर नो 3 नाउ, यू शुड नो अबाउट इट। जी बेटा थिंक, वन इफेक्ट इज़ ऑन एसेट्स 230 इंक्रीज, लाइबिलिटीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। थर्ड इफेक्ट मिस कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल पर होगा, ऑब्वियसली कैपिटल पर होगा, बट वाई? बिकॉज द पर्सन इज सेलिंग गुड्स ऑफ 800 ऑन 1130, he is making a profit of 230, so profit is added in capital and yes, drawings and loss are deducted from capital। okay, pet creditor 500 by check less 3% cash discount, you are paying him, your cash will decrease and your creditors will also decrease, creditors are liabilities। तो दो फैक्ट होंगे, आपके एसेट डिक्रीज होंगे और आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी, बट विथ हाउ मच अमाउंट? जी 500 बाई चेक लेस 3% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो उसको आप अंदर ट्रीट करेंगे। 500 का 3% लेंगे, डेट विल बी आई थिंक 150, तो आप उसको ट्रीट करेंगे। जी बेटा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask anytime, I'm waiting for your questions, and tomorrow inshallah I will give you test related to these topics। बहुत आसान टॉपिक हैं,
just listen to this lecture, and please do ask if you have any question. Remember me in your prayers, and stay home, stay safe. Take care, boys, students.